ठीक है। अभी हमको देखना है केमिकल रिएक्शन और केमिकल प्रॉपर्टी। क्या देखना है? केमिकल प्रॉपर्टीज। पहला इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शन विद मेटल, इसके साथ रिएक्शन करेंगे मेटल के साथ, ठीक है। मेटल का मतलब M का रिएक्शन करेंगे H2 के साथ तो यहाँ मिलेगा मेटल HN। N का मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं किए गए, ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा मेटल यूज करने वाले हैं। एग्जांपल 1, Na in solid state react with H2 in gaseous state। Na का वैलेंसी कितना है? 1। H का वैलेंसी कितना है? 1, मतलब कि S है। Na का वैलेंसी 1, H का वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा? NaH। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे H से। ये हुआ इक्वेशन। इस इक्वेशन का स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? सोडियम मेटल ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोजन गैस इट प्रोड्यूस सोडियम हाइड्राइड। दैट्स सिंपल। ओके, if I am writing here, next one is Mg, react with H2, possibility Mg वैलेंसी है 2, हाइड्रोजन वैलेंसी इज 1। ये वाला टेक्निक जो है ना, ये सिर्फ बाइनरी कंपाउंड्स के लिए सही है, उससे ज़्यादा के लिए नहीं। तो ये जाएगा इधर और ये आएगा इधर, तो क्या रहेगा? Mg1H2, तो ये रहेगा MgH2। चलो बोलिए इसका स्टेटमेंट। मैग्नीशियम ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोजन गैस गिव यू मैग्नीशियम हाइड्राइड। ओके। तीसरा, एल्यूमिनियम इन सॉलिड स्टेट रिएक्ट विद H2, क्या होगा? एल्यूमिनियम का वैलेंसी है 3 और हाइड्रोजन का वैलेंसी है 1, क्या आएगा? Al1H3, so that is AlH3। नेक्स्ट, बोरॉन, मेटल नॉन मेटल? बोरॉन मेटल नॉन मेटल? सेमी मेटल। ओके, ठीक है, ध्यान देना। तो दिस इज रिएक्शन विद मेटल। सेकेंड, रिएक्शन विद नॉन मेटल। इसका रिएक्शन H2 का। पहला, रिएक्शन विद O2, क्या होगा? H2 plus O2 will give 2 moles of H2। बैलेंस है? नहीं। स्टेटमेंट क्या होगा? डाइहाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन विद ऑक्सीजन will give, ये नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करना पड़ता है, मतलब यहाँ पे हमको एनर्जी देना होगा, तब जाके ये रिएक्शन होगा। या तो ये रिएक्शन हीटिंग करने के बाद होगा, नॉर्मल कंडीशन में नहीं होगा, क्योंकि यही क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था कि एक हाइड्रोजन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होकर वाटर बनता है, तो हमारे सामने क्यों नहीं होता? उसका रीजन ये है क्योंकि उसकी जो कंडीशन होती है वो फेवरेबल नहीं होती है। दूसरा, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद नाइट्रोजन। रिएक्शन क्या बनेगा? H2 का रिएक्शन करेंगे N2 के साथ, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ये मैंने आपको एंट्रोपी के टाइम पे बताया था कि रिएक्शन आर रिवर्सिबल। तो दिस इज NH3, रिएक्शन बैलेंस नहीं है, ऑफ बैलेंस है। ओके, अब ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है नॉर्मली होता है, लेकिन ये रिएक्शन बहुत स्लो होता है, और जब रिएक्शन स्लो होता है तो उस स्लो रिएक्शन का रेट बढ़ाने के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने के लिए जिस सब्सटेंस को यूज करते हैं ये होता है कैटालिस्ट। क्या होगा? कैटालिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यूज किया Fe, दैट इज आयरन, साथ में MO जिसको बोलेंगे मॉलिब्डेनम। क्या बोलेंगे? मॉलिब्डेनम। बोथ आर डी ब्लॉक एलिमेंट, आयरन, मॉलिब्डेनम। ओके, अब
ये 3D सीरीज में आता है, ये 4D सीरीज में आता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है एक ही रिएक्शन में जनरली दो रिंग कैटालिस्ट नहीं होते, कैटालिस्ट कोई एक ही होता है, बट यहाँ पे दो लोग हैं, कौन से Fe एंड M। अब कैटालिस्ट का काम क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाना। कभी कभी ऐसा होता है इस रेट ऑफ रिएक्शन कैटालिस्ट के साथ कुछ सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, एक को बोलते हैं प्रमोटर और दूसरे को बोलते हैं इनहिबिटर। क्या बोलेंगे? इनहिबिटर। प्रमोटर का मतलब होता है द सब्सटेंस विच इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट। Inhibitor the substance which decrease the activity of catalyst। Suppose ये रिएक्शन मैंने ओनली ऐसा किया, ऐसा, तो रिएक्शन हो रहा है स्लो। अब इस रिएक्शन में जो फेवरेबल कैटालिस्ट जो होता है वो है Fe, लेकिन Fe ने भी इतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ाया जितना हमने सोचा था। तो हमको क्या करना होगा, क्योंकि इसका एक्टिविटी इतना ज्यादा नहीं है कि वो रिएक्शन को उतनी ज्यादा फास्ट लेके जाए, तो हमको क्या करना होगा, इसको हेल्पिंग हैंड देना होगा, ऐसा सब्सटेंस ऐड करना होगा जो इसके एक्टिविटी को इंक्रीज करे, और जो कैटालिस्ट के एक्टिविटी को इंक्रीज करता है उसको बोलेंगे प्रमोटर। तो यहाँ पे MO जो रहेगा वो किसका काम करेगा? प्रमोटर। क्वेश्चन इज दैट इफ MO को यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा? रिएक्शन जो रहेगा वो उतना ज्यादा फास्ट नहीं होगा जितना हमने एक्सपेक्ट किया था। तो इस कैटालिस्ट का एक्टिविटी किसने बढ़ाया? MO ने। अब मैंने Fe को यूज नहीं किया तो रिएक्शन बहुत ज्यादा स्लो रहेगा। ये प्रमोटर एक ऐसा है जो कैटालिस्ट का एक्टिविटी बढ़ाता है, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ाता। क्या बोला मैंने? कैटालिस्ट जो है मतलब प्रमोटर जो है वो कैटालिस्ट का एक्टिविटी बढ़ाता है, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ाता है। इसका मतलब ये इसके साथ काम करेगा। इफ कैटालिस्ट नहीं तो इसका कोई काम नहीं, कैटालिस्ट नहीं तो इसका कोई काम नहीं है। समझा नहीं समझा? तो प्रमोटर कैटालिस्ट के प्रेजेंस में ही काम करेगा। इन एब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट प्रमोटर और इनहिबिटर किसी काम के नहीं होंगे। समझा नहीं समझा? तो एक है कैटालिस्ट और दूसरा है प्रमोटर। व्हाट इज प्रमोटर? द सब्सटेंस विच इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ। ओके, तीसरा जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद H2। H2 मतलब हैलोजन। H2 का मतलब होता है हैलोजन। तो मैं यहाँ पे H2 के जगह लिखता हूँ, पहला कौन आता है? F2 Cl2 Br2 I2। ठीक है। अब हम रिएक्शन करते हैं, H2 का रिएक्शन H2 के साथ करेंगे तो क्या होगा? हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना है? 1। X का वैलेंसी कितना है? 1। तो क्या रहेगा? HS, 2 मोल्स ऑफ HS। ठीक है। एग्जांपल के लिए मैंने रिएक्शन किया H2 का रिएक्शन Cl2 के साथ, क्या मिलेगा? 2 मोल्स ऑफ HCl। नाउ रिएक्शन ऑफ H2 विद Br2, 2 HBr। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे जो हैलोजन्स है कौन से हैं? F2, फिर Cl2, फिर Br2, फिर I। इनका रिएक्शन किसके साथ किया? H2 के साथ। क्वेश्चन इज दैट इन चारों में से ऐसा कौन सा हैलोजन है, इन चारों में से ऐसा कौन सा हैलोजन है जो हैलोजन हाइड्रोजन के साथ इजीली रिएक्शन शो करेगा या तो हाइड्रोजन के साथ फास्ट रिएक्शन शो करेगा? और क्यों? क्वेश्चन समझा? रिपीट करो। यहाँ पे मैंने 4 हैलोजन लिखे हैं,
तो F2CL2 Br2 और I2। और मेरा क्वेश्चन ये है इन चारों हैलोजन में से ऐसा कौन सा हैलोजन है जो हाइड्रोजन के साथ फास्ट रिएक्शन शो करेगा, फास्टेस्ट रिएक्शन शो करेगा, और कौन सा हैलोजन है जो हाइड्रोजन के साथ स्लोवेस्ट रिएक्शन शो करेगा एंड व्हाई। 30 सेकंड। मिल गया आंसर? कितने लोगों को? क्लोरीन Cl मोस्ट Cl के बीच वाला ना सेकंड नंबर वाला। ओके, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू है इसलिए आपकी। हाँ जी F बोलिए। क्यों कहाँ पड़ा? सेम क्वेश्चन। ओके, क्लोरीन व्हाट? ओके सर, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और कोई है? क्लोरीन लोएस्ट एंड आयोडीन हाईएस्ट। आयोडीन या क्लोरीन? आयोडीन या क्लोरीन? Cl ना F, तो दोनों में से हाईएस्ट क्लोरीन, लोएस्ट इन दोनों में से कोई एक। ओके ठीक है, चलो गर्ल्स में से बैठो। सिंपल क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हैलोजन्स कितने कितने बॉन्ड बनाते हैं? ग्रुप नंबर 17 वाले नॉर्मल। अरे हैलोजन्स ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स कितने कितने बॉन्ड बनाते हैं और कब? सिंगल बॉन्ड। ओके, कितने बॉन्ड दोनों के कितने नॉर्मली कितने बॉन्ड बना सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं पहला तो छोड़ना पड़ेगा। हर ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट बाकी लोगों से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है, उसको कंसीडर नहीं करना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NH2 Np5 and N-1 D0, is it? Okay, now this S having 1 box, P having 3 box and D having 5 box, like this. Okay, अब S के पास कितने हैं? तो E के पास 1 2 3 4 5। How many unpaired electrons? 1। तो बॉन्ड कितने होंगे? 1। लोन पेयर कितने होंगे? 3। एक्साइटेड स्टेट में जाएगा क्या होगा? अरे एक्साइटेड में जाएगा तो क्या होगा? P का एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। हाउ मेनी अनपेड इलेक्ट्रॉन? 3। सही है ना? कहाँ 3 है? ये 2 और ये 3, तो बॉन्ड कितने बनाएगा? 3। तो लोन पेयर कितने रहेंगे? 2। अब फिर से एक्साइटेड स्टेट में चला गया, तो अनपेड कितने हो गए? 5। तो बॉन्ड कितने बनाएगा? 5। लोन पेयर कितना रहेगा? 1। तो 5 और 1। अब ये भी चले जाएगा एक्साइटेड में, तो क्या होगा? बॉन्ड बनाएगा 7 और लोन पेयर रहेंगे 0। सही है? दीज आर द पॉसिबिलिटी एक्सेप्ट क्लोरीन। ओके, अब ये तो भी बात। दूसरी बात, क्लोरीन और क्लोरीन, सिंपल क्लोरीन और क्लोरीन, किसका साइज बड़ा है? Cl है। सेल ज्यादा है। ओके, Cl के कंपेयर में Br
Br के कंपेयर में आयोडीन ओके, मतलब जितना हम नीचे जाते जाएंगे साइज बढ़ते जाएगा। तो आप मुझे बताओ बॉन्ड लेंथ बिटवीन F2 एंड बॉन्ड लेंथ बिटवीन Cl2, which bond length will be greater? Done? पलटोगे नहीं? Repeat कर रहा हूँ क्वेश्चन। Bond length between F2 and bond length between Cl2, which bond length will be more? हिंदी में बोलता हूँ। क्लोरीन F2 और Cl2 क्लोरीन, इन दोनों में से किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है? Cl2, उल्टा नहीं हो गया? ओके, Cl2 और Br2, Br2 और I2 सही जा रहा है। 230 सेकंड दिए। डन? आंसर वही है, चेंज हुआ। F2 और Cl2 किसका बॉन्ड लेंथ बड़ा रहेगा? Cl2 सही तो है। Cl2 और Br2, Br2 और I2, नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। ओके, अब ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर। ओके, मोटू पर तो देखा था हमने बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। किसके बीच रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है? लोन पेयर सबसे कम। इफ लोन पेयर के बीच का डिस्टेंस कम है तो उनके बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी, और स्टेबिलिटी कम होगी तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। रिपीट करता हूँ, इफ लोन पेयर के बीच का डिस्टेंस कम होता है तो उनके बीच में रिपल्शन बढ़ जाएगा, और जब उनके बीच का रिपल्शन बढ़ेगा तो उसका स्टेबिलिटी कम हो जाएगा, और जब उसका स्टेबिलिटी कम हो जाएगा तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगा। अब देखते हैं कभी इस लाइन का काम आएगा क्या फ्यूचर में। ठीक है, यहाँ लिखा मैंने F और F, सही है। ये एक F के पास 3 लोन पेयर इधर है और ये 3 लोन पेयर इधर है। ठीक है, यहाँ हमने Cl और Cl को ही ड्रॉ किया है। ये Cl के पास के 3 लोन पेयर और ये Cl के पास के 3 लोन पेयर, दोनों को ही ड्रॉ करता हूँ। इन दोनों से सब कुछ हो जाएगा, बाकी दो को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। अब आप दोनों के स्ट्रक्चर देख को बताओ किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है? ओके, इसमें लोन पेयर के बीच का रिपल्शन ज्यादा होगा। अरे स्ट्रक्चर देख के बताना है ना, ऐसा कौन मैं 3D में इमेजिन करने के लिए बोला है? इन दोनों में से किसमें लोन पेयर के बीच का रिपल्शन ज्यादा होगा? F2। क्यों? डिस्टेंस कम है ना, तो यहाँ पे ये 2 रिपल्शन करने वाले ग्रुप पास है, यहाँ पे रिपल्शन करने वाले ग्रुप 2 है। तो आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से मान लेते हैं इसमें लोन पेयर के बीच का रिपल्शन ज्यादा है कंपेयर टू डिस्टेंस। ज्यादा मतलब इसके साथ कंपेयर किया तो जब लोन पेयर के बीच का रिपल्शन ज्यादा होगा तो इसका स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी कम होगा रिएक्टिविटी ज्यादा होगा। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखेंगे तो सबसे ज्यादा कहाँ पे रहेगा? F2 में, और सबसे कम कहाँ पे रहेगा? I2 में। रीजन समझा नहीं समझा? कैसे एक्सप्लेन किया है? एक बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता हूँ मैं, बोर्ड के ऊपर, बोर्ड में नहीं। ठीक है, कैसे एक्सप्लेन करेंगे? Here bond length is less, bond length is more, repulsion between lone pair is more, stability will be less, reactivity will be more. That's okay? नहीं समझा? Okay. अब इसका साइज बहुत ही छोटा है, किसका? क्लोरीन का। इतना साइज छोटा है कि इनमें रिपल्शन तो बस बहुत ही होता है, और इतना ज्यादा रिपल्शन होता है कि इसका स्टेबिलिटी बहुत कम है, रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है।
ये रखे रखे रिएक्शन कर देता है। ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए जब भी हैलोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो इसको हम यूज ही नहीं करते हैं। क्यों? जहां जरूरत नहीं है वहां पे भी रिएक्शन कर लेता है, इतना ज्यादा रिएक्टिव है। और ये इतना ज्यादा नॉन रिएक्टिव है कि जहां रिएक्शन करनी है वहां पे भी नहीं करता है, और इसलिए इसको भी ज्यादा यूज नहीं करते हैं। तो सबसे ज्यादा हम दो ही हाइड्रोजन को यूज करते हैं, एक होता है क्लोरीन और दूसरा होता है फ्लोरीन। फिर दोनों के हिसाब से बीच में आता है। समझा नहीं समझा? ठीक है, ये मोस्ट रिएक्टिव है, ये लेस्ट रिएक्टिव। आप वैसे भी इसको यूज करते हो तभी देखोगे आप रिएक्शन में, बहुत कम बार इसको यूज करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम इन दोनों को ही यूज करते हैं। अब जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है उसको रिएक्शन करने के लिए हमको एनर्जी देने की जरूरत है कि नहीं है? नहीं। इसका मतलब इसको एनर्जी नहीं दोगे तो भी ये रिएक्शन करेगा, मौका मिलना चाहिए। इसको एनर्जी देना पड़ेगी, बहुत ज्यादा एनर्जी दोगे तो भी इसका रिएक्शन जो रहेगा वो बहुत स्लो रहेगा, बहुत स्लो रहेगा। अब चार में से कौन अपने आप रिएक्शन कर रहा है? तो आप इसको डार्क रूम में रखोगे तो भी ये रिएक्शन करेगा, तो भी क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। क्यों? उसको एनर्जी चाहिए नहीं ना। तब एनर्जी का डार्क का रिलेशन क्या है? जो लाइट होता है उसका एनर्जी कैलकुलेट करते हैं E=hν। मतलब हम उसका एनर्जी, और एनर्जी जो है वो कहां से पता चलता है? लैम्डा से, सही ना? तो हर लाइट का वेवलेंथ होता है और उस वेवलेंथ के हिसाब से उसके पास क्या है? एनर्जी है। तो हम जो भी रिएक्शन करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम हम बिना एनर्जी सप्लाई के रिएक्शन होता है। इसका मतलब ये है कि जो लाइट है वहां से जो एनर्जी आती है वो इतनी सफिशिएंट है कि उन दोनों के बीच का रिएक्शन वो कंप्लीट करवाएगा। कहां से? लाइट में से। तो इसको लाइट की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा रिएक्टिव है। इसको थोड़ी से लाइट की जरूरत रहेगी, इसको बोलते हैं डिफ्यूज लाइट। फ्यूज नहीं, डिफ्यूज। डिफ्यूज का मतलब थोड़ा थोड़ा लाइट, ज्यादा नहीं। इसको ज्यादा लाइट चाहिए, ये लाइट में स्लो रिएक्शन करेगा। साथ में क्या यूज करना होगा? कैटालिसिस। समझा? ये भी पूछते हैं, ऐसा रिएक्शन लिखते हैं, रिएक्शन के ऊपर कंडीशन लिखकर पूछते हैं इनमें से कौन सी कंडीशन इस रिएक्शन के लिए वैलिड है। तो ये वाली कंडीशन किसके लिए रहेगी? F2, ये रहेगी Cl2, ये रहेगी Br2 और ये रहेगी I2। समझा? तो ये था रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद X2 दैट इज हैलोजन। अब this is present in gaseous state, this is present in gaseous state, this is present in liquid state and this is present in solid state। ऐसा कहा जाता है आयोडीन जो वोलेटाइल लिक्विड, सॉरी वोलेटाइल सॉलिड, वोलेटाइल नाम सुना है वोलेटाइल का? क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस जो इजीली इवेपोरेट होगा, मतलब ये रहेगा तो सॉलिड स्टेट में, लेकिन जैसे थोड़ा सा भी सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ये सीधा इवेपोरेट होकर चले जाएगा। तो ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं वोलेटाइल सब्सटेंस। समझा नहीं समझा? तो अभी तक हमने कितने मेटल का रिएक्शन देखा? एक ही टाइप के रिएक्शन। नॉन मेटल में कितने देखा? 3। कौन सा? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलोजन। एक बार देख लो इसको, 1 मिनट दे दो सोच देखने के लिए, देखने के लिए 1 मिनट का टाइम। मॉलिब्डेनम इट्रियम में आता है, इट्रियम 40 सीरीज। सिंबल को याद रखो, नाम का क्या है? मॉलिब्डेनम 40 सीरीज।
नहीं, F2 ही लिखने का, Cl2। F2 यूज नहीं करेंगे मतलब नॉर्मली हम लोग यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इसका रिएक्टिविटी इतना ज्यादा है कि वो जहां नहीं होना चाहिए वहां पे भी रिएक्शन करता है, इसलिए हम इसको भी नॉर्मली यूज नहीं करते हैं, इसको नॉर्मली यूज नहीं करते। अभी ऐसा भी पूछा जा सकता है कि हम जब भी कोई हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्लोरीन को फीड यूज नहीं करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है और इसलिए हम उसको यूज नहीं करते। अब एक और एलिमेंट है नॉन मेटल, सल्फर का रिएक्शन H2 के साथ करूंगा। सल्फर इज ए नॉन मेटल, वैलेंसी कितना है? वैलेंसी की इलेक्ट्रॉन नहीं पूछा है, वैलेंसी पूछा है। एटॉमिक नंबर कितना है? 16, 2, 8, 6। वैलेंसी में कितने हैं? 6। सही है। तो वैलेंसी कितना होगा? 2। तो हाइड्रोजन का 8, तो मॉलिक्यूल क्या बनेगा? F2S। सपोज हम कार्बन के साथ रिएक्शन करते हैं हाइड्रोजन का, कार्बन का वैलेंसी कितना है? 4, हाइड्रोजन का कितना है? 1, तो रेशियो क्या है? 1:4, तो ये बन जाएगा CH4। तो ऐसे हम लोग नॉन मेटल के साथ रिएक्शन कर सकते हैं और भी नॉन मेटल के साथ रिएक्शन पॉसिबल है, लेकिन इतने सफिशिएंट है। देख लो, कुछ डाउट है तो पूछो, नहीं तो लिख सकते हो। लिखना शुरू कर दीजिए। हाँ जी, बोलिए तो नहीं हो जाए। दोनों का काम, मोस्टली तो रिड्यूसिंग का काम करते हैं, कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन चेंज भी करते हैं, दूसरे करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल से कहाँ पे जैसे हमने उसे देखा ZnSO4 का रिएक्शन H2 के साथ किया तो रिएक्शन हुआ था, लेकिन हमने CH4 के साथ किया तो नहीं हुआ। डिपेंड अपॉन द रिड्यूसिंग रिडक्शन। रिड्यूसिंग का काम करता है, तो उसका ऑपरेशन करना पसंद करते हैं, ऐसा नहीं होता काम दोनों का। स्ट्रेट लाइन रीजनिंग मैथ कितने होते हैं और कितने लाइन होते हैं? स्ट्रेट लाइन में तो और कितने लाइन होते हैं? मैथ में कितने हैं? एक ही है ना, तो लाइन भी इसको क्या बोलते हैं? लाइन लाइन जो बॉक्स वाला आता है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मैट्रिक्स, वो मस्त पसंद है, वो पसंद है।
है मैट्रिक्स वाला, इसके फलन के पहला तो उसके साथ मल्टीप्लिकेशन करो, तो उनका लिया फिर इसका मल्टीप्लिकेशन करो और उसका आंसर मैच करो। उसके बाद डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मत था, डबल था। का था वो लॉजिक वाला, और चैप्टर से लॉजिक वो बीच में सिंबल आते हैं ए यू बी, सबसे इजी है, लेकिन मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, तब तक ये चला गया था, पूरे 2 साल तक समझ में नहीं आया। सब यही बोलते थे तो सबसे इजी है, वो नहीं इंटीग्रेशन आता था, ये नहीं आता था। आपको कार्य पूछ के भेजा, हम लोग हमारे टीचर लिखते थे गायब, तो दुख की बात है। ऐसे देखते तो आप शुरू कर देता हूँ इस साइड से, तब तक कोर्स का हो जाए। क्लोज कर दो। नेक्स्ट थर्ड वन, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, किसका रिएक्शन? हाइड्रोजन का। लेकिन यहाँ पे जो मेटल्स होते हैं वो हमेशा हेवी मेटल्स होने चाहिए। हेवी मेटल का मतलब होता है जो मेटल हैविंग लार्ज मॉलिक्यूलर मास। तो जिस मेटल का मास ज्यादा होता है, मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है, ऐसे मेटल्स को बोलते हैं हेवी मेटल्स। और यहाँ पे जनरली डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं, कौन आते हैं? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है। एग्जाम्पल, CuO का रिएक्शन करेंगे H2 के साथ, तो यहाँ हमको मिलता है Cu प्लस मिलता है H2O। अब ये रिएक्शन सही है कि नहीं है, आप रिडक्शन पोटेंशियल को यूज करके भी देख सकते हो, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल के डेटा को यूज कैसे करना है ये मैंने आपको बता दिया था। एग्जाम्पल, कॉपर ऑक्सीडेशन नंबर इज +2, ऑक्सीजन -2, एक हाइड्रोजन का 0, 2 का भी 0 रहेगा। कॉपर ऑक्सीडेशन नंबर इज 0, एक हाइड्रोजन +1, 2 हाइड्रोजन +2, ऑक्सीजन -2। पहले ये चेक करेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ है, ऐसा कौन है? तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर इरेज कर दिया। अब कॉपर से बन गया कॉपर +2 से बन गया कॉपर 0, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस बाय 2, gain of 2 electrons, that is called as reduction। फिर क्या होगा? हाइड्रोजन 0 से बन गया +2, क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस बाय 2, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। ओके, एक हो गया ऑक्सीडेशन, दूसरा हो गया रिडक्शन। अब इसमें ऑक्सीडेशन किसका हुआ? हाइड्रोजन का। काम किसका करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट।
इसका क्या हुआ, रिडक्शन काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मेटलर्जी का टॉपिक आता है जो आपने 9th और 10th में पढ़ा होगा, ब्लास्ट फर्नेस वाला। उसमें क्या होता है, जो इम्प्योर मेटल होता है उससे हमको प्योर मेटल बनाना होता है। कभी कभी ऐसा होता है यहाँ पे जो इम्प्योरिटी होती है ये इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड होती है। क्या होती है, इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड। तो उस ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकाल के प्योर मेटल बनाने के लिए हम किसको यूज करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट को यूज करते हैं। तो वो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, इस मेटल ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को अपने साथ लेके जाएगा। नहीं समझा, ठीक है। तो इस मेथड को हम बोलते हैं रिडक्शन मेथड, ठीक है। तो इस प्रकार से मेटल ऑक्साइड को किस में कन्वर्ट किया, मेटल में कन्वर्ट किया, और इसके लिए किसको यूज किया, H2 को यूज किया, ठीक है। फोर्थ वाला मेथड जो आता है इसको बोलते हैं हम लोग रिडक्शन ऑफ ओलेफिन। डू यू नो ओलेफिन, पैराफिन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, द हाइड्रोकार्बन इन विच सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। अनसैचुरेटेड डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। इन कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसको बोलते हैं पैराफिन। क्या बोलेंगे, पैराफिन। और इन कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, जिसको बोलते हैं ओलेफिन। क्या बोलेंगे, ओलेफिन। तो कभी कभी ओलेफिन नाम का कॉमन वर्ड भी यूज किया जाता है, जैसे यहाँ पे किया है। यहाँ पे लिखा है रिडक्शन ऑफ ओलेफिन। रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब R attached to CH double bond CH2 plus H2 is converted into R attached to CH2 attached to CH3। हम यहाँ से इधर गए तो हमने रिएक्टेंट में हाइड्रोजन को ऐड किया कि रिमूव किया, एंड दिस एडिशन ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। जब भी हमको डबल बॉन्ड के क्वांटिटी को कम करना है तो हाइड्रोजन को ऐड करना होगा, और जब भी हमको डबल बॉन्ड के क्वांटिटी को पाई बॉन्ड के क्वांटिटी को बढ़ाना है तो हाइड्रोजन को रिमूव करना होगा। एग्जांपल, अब देखो CH3 attached to CH3, CH2 double bond CH2 and CH triple bond CH। सही है। अब हुआ क्या, हम यहां से इधर गए, पाई बॉन्ड बढ़ा कि कम हुआ, इसके पास एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, इसके पास एक पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड बढ़ा कि कम हुआ, तो पाई बॉन्ड कब बढ़ेगा, जब हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। जितने H2 को रिमूव करोगे उतने पाई बॉन्ड बढ़ेंगे। यहां से यहां आ गया, क्या हुआ, एक H2 को रिमूव किया तो एक पाई बॉन्ड और बढ़ा। अब मैं बोलता हूं डायरेक्टली यहां से यहां पे आया तो क्या हुआ, लॉस ऑफ 2H2, तो कितने पाई बॉन्ड बढ़े। तो इन पाई बॉन्ड को बढ़ाना है तो H2 को रिमूव करना होगा, और पाई बॉन्ड को कम करना है तो H2 को ऐड करना होगा। हम यहां से इधर गए, पाई बॉन्ड बढ़ा या कम हुआ, इसका मतलब क्या किया, एडिशन ऑफ H2। यहां से यहां गए, क्या हुआ, एडिशन ऑफ H2। यहां से यहां पे क्या हुआ, एडिशन ऑफ 2H। तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। एडिशन ऑफ H2 is called as reduction. Removal of H2 oxidation। सही है। ऑक्सीडेशन करना है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज करना होगा। LH से निकालनी है तो LH एजेंट को मिलना होगा। रिडक्शन करना है तो क्या करना होगा, रिड्यूसिंग एजेंट को यूज करना होगा। समझा नहीं समझा। तो सेम यहाँ पे हम यूज करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, और यहाँ पे जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो क्या सप्लाई कर रहा है, H2। और H2 सप्लाई करने वाला कुछ फेमस रिड्यूसिंग एजेंट है प्लैटिनम, पलाडियम एंड निकेल। यही क्यों आते हैं वो एक दो लेक्चर में पता चल जाएगा।
अभी के लिए इतना याद रखना है कि ये ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट्स है जो इजीली किसको सप्लाई करेंगे, एक बार ये ओलेफिन्स जो होते हैं ये नॉर्मली लिक्विड स्टेट में होते हैं और नॉर्मली सॉलिड स्टेट में होते हैं। हम जो ऑयल यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, कॉटन सीड ऑयल जो भी है, ठीक है, ये ओलेफिन्स होते हैं। These are polyunsaturated hydrocarbon। पॉली का मतलब बहुत सारे डबल बॉन्ड, so these are polyunsaturated hydrocarbon। This is पॉलीसैचुरेटेड नहीं बोलना है क्योंकि बचे हुए में सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो ये रहेगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये वाले होते हैं लिक्विड स्टेट में, ये वाले होते हैं सॉलिड स्टेट में। घी एंड डालडा बोथ आर प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट, दीज आर द पैराफिन्स। डालडा पता है, घी जैसे होता है जो मतलब स्वीट्स बनाने के लिए यूज करते हैं, लेकिन जो ऑयल होता है नॉर्मली खाना बनाने के लिए यूज करते हैं वो क्या होता है, ऑलिफिन। तो हम ऑलिफिन को पैराफिन में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब लिक्विड को सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, हाइड्रोजन को ऐड करना होगा और इस प्रोसेस को बोलते हैं हार्डनिंग ऑफ ऑयल। ये जो ऑयल है, इस ऑयल को जब सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को कहा जाता है हार्डनिंग ऑफ ऑयल, ठीक है। तो जो ऑयल है वो लिक्विड स्टेट में होता है और जो घी होता है, डालडा होता है, ये सॉलिड स्टेट में होता है। तो घी एंड डालडा आर द पैराफिन और घर में जो ऑयल यूज करते हैं उसको बोलेंगे हम लोग ओलेफिन, ठीक है। तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। नंबर 4। नंबर 5, हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन। इसका दूसरा नाम है ऑक्सो प्रोसेस। इसका दूसरा नाम है ऑक्सो प्रोसेस। ये रिएक्शन है R attached to CH डबल बॉन्ड CH2 attached to CO plus H2 और ये रिएक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ CO, कार्बन मोनोऑक्साइड बाय 4, ये कॉम्प्लेक्स है। हमको मिलता है R attached to CH2 attached to CH2 attached to CH4। ओके, आपने ये नहीं पूछा यहाँ पे R क्या है, क्या है? R इज अ अल्काइल ग्रुप। जहाँ पे R लिखा है इसका मतलब टोटल कितने कार्बन है ये स्पेसिफाई नहीं किया है। R का मतलब कार्बन कितने भी हो सकते हैं, इसको बोलते हैं अल्काइल ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्डेड है, मतलब ये क्या होना चाहिए, ओलेफिन। ये क्या है, अल्डिहाइड। क्या रहेगा, अल्डिहाइड। एक रिएक्शन और मिथेनॉल वाला, ये हमने लिखा था इसका रिएक्शन, किसमें, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन या केमिकल रिएक्शन, प्रिपरेशन। ये रिवर्सिबल रिएक्शन शो करता है। तो हमने जो रिएक्शन पढ़ा था वो था H2 plus CO, ये रिवर्सिबल रिएक्शन शो करता है। तो ये दोनों में आएगा, प्रिपरेशन मेथड में भी आएगा और केमिकल रिएक्शन में भी आएगा। So this is about the chemical reactions of dihydrogen, right now.